बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के एग्जाम्पल नंबर 7.1, 7.2 और 7.3 ये सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं एग्जाम्पल 7.1। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। यहाँ हमें गिवन है एक बल्ब की पावर 100 वाट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। ये 220 वोल्ट बच्चों यहाँ पर VRMS की वैल्यू है, मतलब इफेक्टिव वोल्टेज RMS वोल्टेज ये गिवन है। हमें पता है कि फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट जो AC वोल्टेज होती है वो भी फ्लक्चुएट करती है, तो जो उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं RMS वोल्टेज। तो ये यहाँ पर RMS वोल्टेज है। अब क्या फाइंड करना है? A पार्ट में रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बी पार्ट में फाइंड करना है पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो है वोल्टेज की वो फाइंड करनी है ऑफ द सोर्स। एंड सी पार्ट में फाइंड करना है द RMS करंट थ्रू द बल्ब। तो हमको IRMS फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों पावर गिवन है 100 वाट और VRMS या V की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट। ए पार्ट में फाइंड करना है रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। जो हमें वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी स्क्वायर अपॉन पी ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। V की वैल्यू रख दी, P की वैल्यू रख दी और इसको जस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो सिंप्लीफाई करके जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाती है 484 ओम। बी पार्ट में फाइंड करना है द पीक वोल्टेज मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज। तो हमको ये रिलेशन पता है कि जो VRMS है उसका √2 टाइम्स होता है मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। तो हमने यही फॉर्मूला यूज कर लिया। अब VRMS की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 220 वोल्ट। तो वो वैल्यू रख दी हमने और √2 को रख दिया 1.414। इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमको 311 वोल्ट ये वैल्यू मिल जाती है पीक वोल्टेज की। तो ये आंसर आ जाता है पीक वोल्टेज के लिए। सी पार्ट में बच्चों IRMS फाइंड करना है, RMS करंट। तो पावर के लिए फॉर्मूला हमारे पास P इज इक्वल टू VI। यहाँ से हम जब हम V की वैल्यू VRMS यूज करेंगे तो I की वैल्यू IRMS होगी। तो इस तरह से हमारे पास IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी? P अपॉन VRMS। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम VRMS की वैल्यू रख देंगे 220। पावर हमको गिवन ही है 100 वाट, तो ये दोनों वैल्यूज रख के डिवाइड करेंगे तो हमको 0.454545 इसी तरीके से वैल्यूज मिलती चली जाती हैं। तो हम 0.454 तक इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। तो RMS करंट की वैल्यू 0.45 तक भी हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू मिल जाती है इतने एम्पियर की। एग्जाम्पल 7.2। A pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt। यहाँ क्वेश्चन में बच्चों एक प्योर इंडक्टर है जिसके इंडक्टेंस है 25 मिली हेनरी और इसको कनेक्ट कर दिया गया है 220 वोल्ट से। यहाँ प्योर इंडक्टर से मीनिंग है कि इस इंडक्टर का कोई खुद का रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका वो 0 है। क्या फाइंड करना है? द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड RMS करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। तो हमें एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना है मींस XL की वैल्यू फाइंड करनी है और RMS करंट IRMS फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ये न्यू की वैल्यू या फिर हम सिंबल F भी यूज करते हैं उसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों जो भी हमें वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पर नोट कर ली हैं। इंडक्टेंस हमें यहाँ पर ये मिली हेनरी में गिवन है, इसको हमने हेनरी में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ VRMS की वैल्यू हमें 220 वोल्ट गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है। ये आप समझ ही गए होंगे कि ये जो वैल्यू हमें गिवन होती है 220 वोल्ट वो RMS वोल्टेज होती है, इफेक्टिव वोल्टेज। ठीक है, तो जो हमारे घरों में जो वोल्टेज हम यूज करते हैं वो RMS वोल्टेज होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस ही है एक इंडक्टिव सर्किट का।
तो यहाँ एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो यहाँ पर ओमेगा क्या है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ भी लिखा रहता है, तो सिंबल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी हैं और जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया है, तो इस तरीके से एक्स एल की वैल्यू 7.85 ओम आ जाती है। अब हमको इसमें आई आर एम एस करंट फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये सेम वही फॉर्मूला है, बस अब करंट हम आई आर एम एस ले रहे हैं इसलिए वोल्टेज भी वी आर एम एस लेंगे। और ये क्या है रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल। तो हमने वी आर एम एस की वैल्यू रख दी, एक्स एल की वैल्यू ये जस्ट हमने कैलकुलेट की है वो रख दी, डिवाइड करके आ जाता है ये 28 एम्पियर। यहाँ पर बच्चों कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए 7.85 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या है पाई की वैल्यू, इसको हम 22/7 लिखेंगे, तो ये 22 से 220 कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेशन हमारे लिए और भी ईजी हो जाएगी। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो आई आर एम एस करंट जो है वो आ गया 28 एम्पियर, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7.3 में एक लैंप है जो सीरीज़ में कनेक्टेड है एक कैपेसिटर से। अब यहाँ पर हमें अपने ये ऑब्जर्वेशंस बताने हैं कि अगर इसको ये लैंप जो कैपेसिटर से कनेक्टेड है इसको डीसी सोर्स से और एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाए तो दोनों ही केसेस में क्या होगा अगर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। सी की वैल्यू को अगर रिड्यूस कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जो लैंप कनेक्टेड है कैपेसिटर से उस पर। तो बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों लैंप कनेक्टेड है कैपेसिटर से और कैपेसिटर को एक बार डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है और एक बार एसी सोर्स के साथ, और फिर हमको बताना है कि अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को रिड्यूस करेंगे तो लैंप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब जिस टाइम पर जो कैपेसिटर है उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर अगर अनचार्ज्ड है तो वो चार्ज होने लगेगा, ठीक है। और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा बाय डीसी सोर्स तो फिर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और ऐसा किस लिए होगा वो हम यहाँ इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी या फिर 1/2 पाई न्यू सी। तो यहाँ इस रिलेशन से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी आ रही है न्यू। अब डीसी के लिए तो यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, डीसी करंट के लिए तो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना। तो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी से क्या हुआ कि ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये आ गया इन्फिनिटी, एक्स सी की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। और अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता, इसलिए सर्किट में करंट आ गया ज़ीरो। और करंट ज़ीरो आने का मतलब क्या है कि लैंप ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब इस केस में अगर C की वैल्यू को डिक्रीज कर दें, जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज भी कर दें, रिड्यूस कर दें, तो भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि जो कैपेसिटर है वो डीसी के साथ वर्क नहीं करता है, मीन्स वो करंट को अलाउ नहीं करता आगे जाने के लिए, तो करंट पास नहीं हो सकता कैपेसिटर के थ्रू अगर वो डीसी करंट है। तो डीसी के साथ कैपेसिटर वर्क नहीं करता है, इसलिए लैंप में करंट नहीं आएगा, मीन्स लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो ये तो बात हो गई डीसी की। अब देखते हैं कि अगर इसको एसी के साथ कनेक्ट किया जाए, एसी करंट के साथ, तो क्या होगा। तो जब इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो एसी के साथ जो कैपेसिटर है वो वर्क करता है, तो इसलिए क्या होता है करंट भी फ्लो करता है और जो लैंप है वो भी ग्लो करने लगता है। लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले से देखें हम इस रिलेशन से तो C के साथ इन्वर्स रिलेशन में है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है। तो जब C की वैल्यू रिड्यूस करेंगे तो XC की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो C को रिड्यूस करने से एक तरीके से सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जो करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मींस जो लैंप है अब वो पहले के कंपैरिजन में डिम हो जाएगा, उसकी शाइनिंग
कम हो जाएगी, वो लेस ग्लो करेगा। तो आई होप बच्चों कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।